नमस्कार। आज हम एक असाधारण जीवन गाथा के गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ये किताब है द टाइगर ऑफ द्रास। इसके कुछ खास अंश हैं। ये कहानी है भारतीय सेना के एक बहुत ही जांबाज युवा ऑफिसर की। कारगिल युद्ध में उनकी बहादुरी ने इतिहास बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अनुज नैयर की। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र मिला, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र? हाँ, तो आज हमारी कोशिश सिर्फ उनकी शहादत को याद करना नहीं है, बल्कि जो भी स्रोत हमें मिले हैं उनके आधार पर ये समझना है कि दिल्ली का वो लड़का अनुज कैसे बना भारतीय सेना का वो निडर कैप्टन, जिसे टाइगर ऑफ द्रास भी कहा गया। सही। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, अनुज का जन्म थोड़ा जल्दी हो गया था, नियत तारीख से पहले 28 अगस्त 1975 को। हाँ, 1975। और बचपन में कहते हैं शांत थे, लेकिन एक बात थी, अन्याय या कोई बेईमानी वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अच्छा, और अपने छोटे भाई करण के लिए तो बहुत प्रोटेक्टिव थे, सुना है, लगभग पिता की तरह। बिल्कुल, एक तरह से जिम्मेदारी की भावना, और क्या सही है क्या गलत ये समझ उनमें शुरू से ही थी। उनके पिता प्रोफेसर एस.के. नैयर, जिन्हें वो प्यार से पॉपिन बुलाते थे, उनका अनुज पर बहुत गहरा असर था। पॉपिन? हाँ, देश के प्रति लगाव, औरतों का सम्मान करना, ये सब मूल्य उन्हें घर से ही मिले थे। एक छोटी सी बात है पर बड़ी दिलचस्प। उनके घर की नेम प्लेट पर लिखा था घर मीना का। अरे वाह, उनकी माँ के नाम पर? जी हाँ, ये उस माहौल को दिखाता है जहाँ बराबरी और सम्मान की बात होती थी। ये वाकई में दिलचस्प है। और स्कूल में भी यही उसूल चलते थे। सुना है कि सीनियर से भी भट जाते थे अगर बात उसूलों की हो। अरे बिल्कुल, अगर उन्हें लगता था कि कुछ गलत हो रहा है तो वो पीछे नहीं हटते थे, चाहे सामने सीनियर ही क्यों ना हो। और फिटनेस का तो जुनून था। हाँ, फिटनेस। वॉलीबॉल, दौड़ना, इनमें तो वो माहिर थे। एक किस्सा बहुत मशहूर है उनका। एक बार उनकी बाइक खराब हो गई। अच्छा। तो स्कूल पहुंचना था जल्दी। उन्होंने अपने छोटे भाई करण को पीछे बिठाया नहीं, बल्कि दौड़ाया, करीब 12 किलोमीटर। क्या बात है, 12 किलोमीटर दौड़ाया? हाँ, ये उनकी फिटनेस भी दिखाता है, और किसी भी हालत में मंजिल तक पहुंचने की जिद। कमाल है। और वो एक और किस्सा है स्किन क्राफ्टिंग वाला, बिना एनेस्थीसिया के। वो तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, वो 17 साल के थे शायद। स्कूटर से गिरे, चोट लगी, स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने जिद की कि बिना सुन किए करेंगे। पर क्यों? शायद खुद को परखना चाहते थे कि क्या वो सेना के लिए जो जरूरी दर्द होता है, मानसिक शारीरिक, वो सह सकते हैं। ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। जबरदस्त। और फिर एनडीए की तैयारी? उनका अपना ही स्टाइल था। लंबे बाल रखे हुए थे, धूप का चश्मा लगाकर क्लास में पहुंच गए। एनडीए में? हाँ, तो एक सीनियर कैडेट ने टोका कि भाई सीनियर को सर क्यों नहीं बोला। तो अनुज का जवाब था, मैंने अभी सिर्फ रिपोर्ट किया है, ज्वाइन नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, गजब। ये उनकी बेबाकी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ढले नहीं, बहुत जल्दी एनडीए के माहौल में रम गए। अनुशासन, फिटनेस, टीम वर्क, ये सब तो जैसे उनके खून में था। और वहाँ की जो सख्त ट्रेनिंग होती है, रगड़ा जिसे कहते हैं, उसे कैसे लेते थे? एकदम बिंदास। मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग हो या रगड़ा, उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। एक कैंप था ग्रीन हॉर्न। हाँ, सुना है। उसमें शायद 96 घंटे तक जागकर खाई खोदनी थी। बहुत कठिन टास्क था। कई कैडेट्स बिल्कुल पस्त हो गए थे, लेकिन अनुज में तब भी जोश भरा था। दौड़ने पर भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, है ना? हाँ, वो मानते थे कि एक फौजी के लिए फुर्ती बहुत जरूरी है। अपनी रनिंग स्पीड पर खूब काम किया, वॉलीबॉल टीम के वाइस कैप्टन भी बने। और अपनी स्क्वाड्रन के लिए तो बहुत जज्बाती थे। इको स्क्वाड्रन या 90 एशेलॉन्स। हाँ, वो कोल्ड कॉफी वाला क्या किस्सा था। हाँ, वो बड़ा मशहूर किस्सा है। दिखाता है कि स्क्वाड्रन का सम्मान उनके लिए क्या मायने रखता था। मेस में किसी दूसरी स्क्वाड्रन के लड़के ने उनकी स्क्वाड्रन के बारे में कुछ कह दिया। अच्छा। अनुज ने अपने मग की पूरी कोल्ड कॉफी उस पर उड़ेल दी और कहा, स्क्वाड्रन माँ जैसी होती है, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी माँ मेरी माँ से बेहतर है। क्या बात है। उनके लिए टीम और उसका सम्मान सबसे ऊपर था। और इसी जज्बे का नतीजा था कि उनकी स्क्वाड्रन ने वो प्रतिष्ठित ग्लाइडर ट्रॉफी जीती। ये एनडीए में बड़ी बात मानी जाती है। और यही उनकी दोस्ती टिमी से भी गहरी हुई, जिनसे बाद में सगाई हुई। जी हाँ, और परिवार से दूर रहकर शायद उन्हें उनकी अहमियत और ज्यादा समझ आई। अपने छोटे भाई को खतों में अक्सर जिम्मेदार बनने की सलाह देते थे। तो एनडीए के बाद अगला पड़ाव था IMA देहरादून।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जी। वहां वो नौशेरा कंपनी करियप्पा बटालियन का हिस्सा बने। यहां भी उनका फोकस पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा कंपनी के गौरव पर था। अच्छा। हाँ, उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी नौशेरा पिछले कुछ सालों से कंपटीशन में कुछ खास नहीं कर पा रही थी। ये बात उन्हें चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि कंपनी का सम्मान वापस दिलाना है। और इसके लिए क्या किया उन्होंने? वो बॉक्सिंग वाला किस्सा सुना है? हाँ, वही इंट्रा कंपनी बॉक्सिंग टूर्नामेंट आ रहा था। टीम बनानी थी, पर हर वेट कैटेगरी के लिए बॉक्सर नहीं मिल रहे थे। तो अनुज, जिनकी नाक में पहले से कोई चोट या दिक्कत थी, वो आगे आए, बोले मैं लड़ूंगा। जितनी भी खाली वेट कैटेगरी हैं, सब में लड़ने को तैयार हो गए वो। अरे खुद? हाँ। इस जज्बे को देखकर बाकी कैडेट्स में ऐसा जोश आया कि उस साल नौशेरा कंपनी ने बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता। ये दिखाता है कि लीडर का कमिटमेंट पूरी टीम को कैसे उठा सकता है। कमाल की लीडरशिप। और वो कुछ नियम ताक पर रखकर ट्रेनिंग करने वाली बातें भी हैं। हाँ, वो थोड़े अनकन्वेंशनल है। नतीजा चाहिए था उन्हें, जैसे दोपहर की तेज धूप में क्रॉस कंट्री रेस की प्रैक्टिस करना। नियम शायद इजाजत नहीं देते थे, पर टीम का स्टैमिना बढ़ाना था। अच्छा। या फिर कभी-कभी ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे भोंसले साहब, उनको बातों में लगाकर ट्रेनिंग थोड़ी हल्की करवा देना, ताकि थके हुए कैडेट्स को राहत मिले। ये उनकी समझदारी थी, टीम को साथ लेकर चलना जानते थे। कैंप टोना का एक मुश्किल ट्रैक था। जब कुछ साथी थकने लगे तो उन्होंने सबसे भारी वाला बैग उठा लिया और सबको मोटिवेट किया। अपने दोस्त चित्रा सेन के पैर में चोट थी, फिर भी उसे क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में दौड़ने के लिए मनाया, क्योंकि टीम को उसकी जरूरत थी। हमेशा टीम फर्स्ट। टीम फर्स्ट। और फिर जून 1997 में ये सफर पूरा हुआ। वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनकर भारतीय सेना में कमीशन हो गए। कमीशन के बाद उन्हें मिली 17वीं बटालियन जाट रेजिमेंट, 17 जाट। जाट बलवान, जय भगवान। इस यूनिट में कैसे फिट हुए वो? बहुत जल्दी। 17 जाट में एक अच्छी परंपरा थी, ऑफिसर सिपाही बॉन्डिंग एक्सरसाइज। नए अफसरों को कुछ टाइम जवानों के साथ बैरक में रहना होता था, खाना पीना, काम करना। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, अनुज ने इसमें पूरे दिल से हिस्सा लिया और जवानों के बीच बहुत जल्दी घुल मिल गए, लोकप्रिय हो गए। उनके तब के सेकंड इन कमांड, जो बाद में ब्रिगेडियर अनिल शर्मा बने, वो याद करते हैं कि अनुज हर काम में आगे सीखने को हमेशा तैयार, बहुत विनम्र और ईमानदार थे। जवानों का बहुत सम्मान करते थे। जल्दी ही उन्हें लेफ्टिनेंट रैंक पर प्रमोशन भी मिल गया। और फिर आया वायोस कोर्स, यंग ऑफिसर्स कोर्स। सुना इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। बहुत ज्यादा। ये इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए पहला बड़ा प्रोफेशनल कोर्स होता है। जब शुरू में लिस्ट में नाम नहीं आया तो काफी निराश हुए थे, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ी। अच्छा। और जब मौका मिला तो ना सिर्फ कोर्स पूरा किया, बल्कि अल्फा ग्रेडिंग हासिल की, जो बेस्ट मानी जाती है। ये उनकी लगन दिखाता है। माऊ में कोर्स के दौरान भी कुछ एडवेंचर हुए? वो बाइक वाला हादसा। हाँ, मऊ में वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ, चित्रा सेन और सरविंदर थे, बाइक पर निकल जाते थे। एक बार इंदौर जा रहे थे तो एक ट्रक से टक्कर होते होते बची। अरे बाप रे। हाँ, सरविंदर और एक और दोस्त विशाल गिर गए। अनुज ठीक पीछे थे, लेकिन उन्होंने गजब की फुर्ती और हिम्मत दिखाई, अपनी बाइक कंट्रोल की और बच गए, वरना बहुत बुरा हो सकता था। ये दिखाता है कि प्रेशर में भी कितने शांत और कुशल थे। वायोस कोर्स के बाद उनकी सगाई हुई टिमी से, जिनसे वो एनडीए में मिले थे। जी हाँ, परिवार शादी की तैयारियों में लग गया था, लेकिन तभी किस्मत। हाँ, उनकी यूनिट को कश्मीर जाने का ऑर्डर मिला। बिल्कुल। 17 जैट को कश्मीर घाटी में पोस्टिंग मिली। अनुज तो हमेशा से सियाचिन जाना चाहते थे। कश्मीर पोस्टिंग को वो पहला कदम मानते थे। उन्हें खरेव इलाके में तैनात किया गया, पुलवामा के पास। वहां भी ऑपरेशंस में हिस्सा लिया उन्होंने। हाँ, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था, ऑपरेशन अगाओ। उसमें हिस्सा लिया और अपनी बटालियन की घातक प्लाटून, जो एलीट कमांडो यूनिट होती है, उसको लीड किया। घातक प्लाटून लीडर। जी, उनकी लीडरशिप की बहुत तारीफ हुई। उन्होंने बटालियन के लिए घातक कंपटीशन भी करवाए थे। और फिर मई 1999, कारगिल। क्या हुआ जब यूनिट को वहां जाने को कहा गया? यूनिट को आदेश मिला द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी जाने का। शुरुआत में शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। उन्हें होशियार सिंह ग्राउंड बेस कैंप पर इकट्ठा होना था। वहां पहुंचते ही उन पर जबरदस्त पाकिस्तानी गोलाबारी हुई। तब जाकर असलियत का पता चला। मिशन क्या था उनका? मुख्य मिशन था पॉइंट 48757 पर, जो पिंपल कॉम्प्लेक्स है, उस पर दोबारा कब्जा करना। वो चोटियां बहुत जरूरी थीं, क्योंकि वहां से नेशनल हाईवे 1A दिखता था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। बिल्कुल।
अनुज इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। पॉइंट 4875 के वेस्ट में एक चोटी थी पिंपल 2। उस पर हमला करने वाली चार्ली कंपनी की कमान संभालने के लिए उन्होंने खुद जोर दिया, जबकि प्लान था कि उनकी कंपनी रिजर्व में रहेगी। मतलब वो एक्शन चाहते थे। हाँ, वो फ्रंट से लीड करना चाहते थे। हमले से पहले रेकी मिशन भी किया था उन्होंने। हाँ, और ये बहुत खतरनाक था। अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन की पोजीशंस की बिल्कुल सटीक जानकारी लेकर आए। ये इन्फॉर्मेशन आगे की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी साबित हुई। इसी दौरान एक दुखद घटना भी हुई। मेरा असर पड़ा। उन्होंने शहीद का शव वापस लाने के लिए वॉलंटियर भी किया, लेकिन इतनी भारी फायरिंग थी कि वो मिशन पूरा नहीं हो पाया। इसका उन्हें बहुत दुख रहा। युद्ध के इसी माहौल में उन्हें प्रमोशन भी मिला, कैप्टन बने वो। जी हाँ, कैप्टन अनुज नैयर। उन्होंने मजाक में अपने 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल शर्मा से कहा भी था कि पिंपल 2 की चोटी उनके आने वाले जन्मदिन का तोहफा होगी। और 5 जुलाई की शाम। हाँ, 5 जुलाई की शाम पास की एक चोटी थी वेलबैक। वहां मेजर रामपाल की डेल्टा कंपनी दुश्मन के भयानक हमले में फंस गई थी। कैप्टन अनुज अपनी चार्ली कंपनी के साथ उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। जाने से पहले उन्होंने अपनी घड़ी और अपना वॉलेट अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बावा को सौंप दिए थे। ये एक अजीब सा पल था, जैसे उन्हें कुछ एहसास हो। और फिर शुरू हुई पिंपल 2 की वो आखिरी लड़ाई, 6 जुलाई की रात। हाँ, 6 और 7 जुलाई के दरमियानी रात चार्ली कंपनी ने पिंपल 2 पर हमला बोला। हमले के दौरान ही उनके कंपनी कमांडर मेजर रितेश शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। तो कमान पूरी तरह अनुज पर आ गई। बिल्कुल। अब पूरी जिम्मेदारी 23 साल के कैप्टन अनुज नैयर पर थी, और उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई वो असाधारण थी। रात का अंधेरा, दुश्मन की गोलियों की बौछार, उसके बीच वो अपनी टीम के साथ रेंगते हुए दुश्मन के बंकरों तक पहुंचे। कैसे सामना किया उन बंकरों का, एक एक करके? हाँ, एक एक करके। पहला बंकर सबसे मुश्किल था। वहां से लगातार हैवी मशीन गन यानी HMG का फायर आ रहा था। कहते हैं अनुज रेंग कर बंकर के इतने पास पहुंच गए। क्या किया उन्होंने? कि उन्होंने HMG के गरम बैरल को हाथ से पकड़कर खींच लिया और उसकी दिशा बदल दी ताकि उनकी टीम आगे बढ़ सके। फिर ग्रेनेड से उस बंकर को खत्म किया। अविश्वसनीय। फिर दूसरे बंकर पर कब्जा किया। वहां हाथापाई भी हुई। तीसरा बंकर? तीसरा और भी मुश्किल था। दुश्मन ऊपर बैठा था, लगातार फायर कर रहा था। इसी बीच उनके एक साथी थे, नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह। उनकी राइफल जाम हो गई। तो अनुज ने अपनी AK-47 राइफल उन्हें दे दी और खुद रेंगते हुए तीसरे बंकर के नीचे पहुंचे। वहां एक मीडियम मशीन गन पोस्ट थी, उसे बेकार किया और फिर ग्रेनेड फेंककर उस बंकर को भी तबाह कर दिया। 3 बंकर खत्म, अब चौथा बचा था। हाँ, चौथा और आखिरी। सुबह होने वाली थी। दुश्मन की तरफ से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG और मशीन गन का फायर बहुत तेज हो गया था। अनुज ने रेडियो सेट पर अपने CEO कर्नल बावा से आखिरी बार बात की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, सर 3 बंकर ले लिए हैं, बस एक बचा है। चिंता मत करिए, मैं ये चोटी आपके लिए लेकर रहूंगा, मैं खुद। और बस तभी लाइन कट गई। और फिर? सुबह के करीब 5:20 जब वो चौथे बंकर की तरफ बढ़ रहे थे, दुश्मन का एक RPG सीधा आकर उनके सीने और गले पर लगा। नहीं। कैप्टन अनुज नैयर वहीं शहीद हो गए। उफ। लेकिन उनकी ये शहादत बेकार नहीं गई। उनके साहस ने उनके पीछे आ रहे करीब 15 जवानों की जान बचाई और पूरी यूनिट का हौसला आसमान पर पहुंच गया। उनकी टीम ने आखिरकार वो चौथा बंकर भी लिया और पिंपल 2 पर कब्जा कर लिया। 8 जुलाई 1999 को पूरे पिंपल कॉम्प्लेक्स पर तिरंगा लहरा रहा था। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके परिवार तक, उन तक ये खबर कैसे पहुंची होगी? लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने खुद अनुज के पिता प्रोफेसर नैयर को फोन किया। एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा, लेकिन प्रोफेसर नैयर का पहला सवाल जानते हैं क्या था? क्या? उन्होंने पूछा, क्या वो लड़ते हुए शहीद हुआ? ये सवाल ये उनके परिवार के मूल्यों को, अनुज के जज्बे को दिखाता है। परिवार तो टूट ही गया था। उनकी मंगेतर टिमी, उनका सपना अधूरा रह गया। उनका अंतिम संस्कार जाहिर है पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ होगा। हाँ, दिल्ली कैंट में हुआ। हजारों लोग आए थे, जानने वाले ना जानने वाले, सब उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। बहुत गमगीन माहौल था। बाद में सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए पेट्रोल पंप देने की योजना बनाई थी। अनुज के परिवार को कारगिल हाइट्स फिलिंग स्टेशन मिला।
लेकिन उसे चालू करवाने में उन्हें सरकारी दफ्तरों के बहुत चक्कर काटने पड़े। बाबुओं के। प्रोफेसर नैयर को इसके लिए प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये हमारी व्यवस्था की एक दुखद सच्चाई भी दिखाता है। दुखद है ये। लेकिन कैप्टन अनुज नैयर को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी याद में दिल्ली में एक स्कूल का नाम रखा गया, सड़कों का नाम, कई स्पोर्ट्स ट्रॉफियां उनके नाम पर है। उन पर फिल्में बनी। हाँ, LOC कारगिल में सैफ अली खान ने उनका रोल किया था। जी, और उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। उनके एक साथी सैनिक थे तेजबीर सिंह। उन्होंने तो अपने बेटे का नाम ही अनुज रख दिया। उनकी विरासत जिंदा है। कैप्टन अनुज नैयर की ये कहानी, ये सिर्फ एक सैनिक की वीरता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो उसूलों पर जिया, जिसने दोस्ती निभाई और जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। एक लीडर जिसने सबसे मुश्किल हालात में भी टीम को संभाला और खुद सामने से लीड किया। बिल्कुल, उनका पूरा सफर देखें, स्कूल के दिनों की वो जिद, NDA और IMA की वो ट्रेनिंग और फिर कारगिल की उन बर्फीली चोटियों पर वो शौर्य। ये दिखाता है कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला युवक भी अपने इरादे और हिम्मत से कितना असाधारण बन सकता है। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये जिंदगी जीने के जज्बे की कहानी है। हाँ, इन स्रोतों से जो जानकारी हमें मिली है वो कैप्टन अनुज नैयर के जीवन और बलिदान की एक झलक तो देती है, पर यह सोचने पर मजबूर करती है कि महज 23 साल की उम्र में इतना पक्का इरादा, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी और बलिदान का ऐसा जज्बा, ये आता कहाँ से है? क्या ये उनकी परवरिश थी, उनकी ट्रेनिंग, या उनके अंदर की वो आग? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।